Hello friends, welcome to Exambay. This is complete course on Industrial Relations 2022 और ये पहला लेक्चर है जिसमें हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ। ओके, सो इस पूरे कोर्स में क्या क्या कवर है, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस, देन मेजर थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स या अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, अदर इंपॉर्टेंट अप्रोचेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, देन थिंकर्स, bipartisanism and tripartitism, code of discipline, trade unions, collective bargaining. ओके, और इसके बाद हमारा कवर है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, ग्रीवेंस हैंडलिंग, डिसिप्लिनरी एक्शन, देन स्ट्राइक्स, वेज थ्योरीज, लेबर वेलफेयर, इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, चाइल्ड लेबर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स एंड सेफ्टी और ऑक्यूपेशनल डिसीजेस। ओके, सो ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर है, एकदम कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन इज अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। सबसे पहले मैं इस वर्ड पे ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। इट्स नॉट अ सिंपल रिलेशनशिप। सिंपल रिलेशनशिप किन में होती है? सिंपल रिलेशनशिप पेरेंट्स और उनके बच्चों में होती है। क्यों? क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों का हमेशा वेलफेयर चाहेंगे, राइट? और जो बच्चा होता है उसे तो उतनी समझ नहीं होती, तो वो भी उसका भी सेम गोल ही होता है, राइट? तो ही इज फन एंड फ्रॉलिक, और पेरेंट्स को भी वही चाहिए होता है कि भाई हमारा बच्चा तरक्की करे, एकदम सही रहे, हेल्दी रहे। तो एक सिंपल रिलेशनशिप है। बट कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप यहाँ पे बीच में है इंडस्ट्रियल रिलेशन में एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉइज, उसके बाद लेबर या जो ट्रेड यूनियंस होती हैं, फिर एम्प्लॉयर्स की भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, और भी गवर्नमेंट भी आ जाती है। उसके अलावा आप कह सकते हो यहाँ पे लॉज के अकॉर्डिंग ट्रिब्यूनल्स वगैरह बनाए हैं, तो वो भी एक एलिमेंट इसका हो सकता है। तो ये कॉम्प्लेक्स रिलेशन जो होती है इसे हम इंडस्ट्रियल रिलेशन कहते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एग्जिस्ट इन द इंडस्ट्री बिटवीन द एम्प्लॉयर और एंड वर्कफोर्स। तो जो मोटा मोटा अगर दो पार्टीज, मेन जो हम पार्टीज बोले, वो होगा एक तो एम्प्लॉयर और दूसरा होगा एम्प्लॉय या फिर वर्कफोर्स, राइट? इंडस्ट्रियल रिलेशन हैज इट्स रूट्स। अब कहां से आए ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आए। इनके जो रूट्स हैं वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में है, जो कि 1790, 1780, 1790s में स्टार्ट हुआ था और 1860s, 1850s, 1816 तक ये चला था। ओके, तो इससे क्या हुआ था कि जो प्रोडक्शन के जो मेथड्स थे, जो वर्कफोर्स थी, जो लोग काम करते थे, एकदम चेंज हो गया था काफी सारी चीजें। तो कैसे चेंज हुआ था वो हम देखते हैं। So industrial revolution created modern employment relationship by promoting free labor market. Free labor market. This phase saw the advent of large scale industrial revolution. Right? अब जो industrial revolution हुआ, ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? एक तो हमारा यूएसए में था और यूरोप के कई कंट्रीज में था ये, राइट? और यूके में भी था, ब्रिटिश में भी था। यही बहुत मेजर फोर्सेस थे उस टाइम पे, राइट? तो इसमें क्या हुआ? मेजर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्री चल रही थी छोटे स्केल पे चलती थी और उनमें क्या होता था कि मैनुअल लेबर बहुत ज्यादा यूज होती थी, वो चेंज हो गया। तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ठीक है? प्रोडक्शन कैपेसिटीज इंक्रीज हुई। कैसे इंक्रीज हुई? क्योंकि मशीन्स का इन्वेंशन हुआ, बहुत सारी मशीन्स और मिल्स का इन्वेंशन हुआ, जिन्होंने जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो इंक्रीज कर दी। बहुत सारी ऐसे इन्वेंशंस भी हुए। वर्कर स्टार्टेड वर्किंग फॉर लॉन्गर। अब इसका जो फर्क जो मेनली पड़ा वो किसके ऊपर पड़ा? वर्कर्स के ऊपर पड़ा। वर्कर्स का जो काम करने के जो नंबर ऑफ आवर्स हो गए, जो टाइम हो गया, वो इंक्रीज हो गया। जो वर्किंग कंडीशंस थी, ऑब्वियसली जब टाइम इंक्रीज होगा तो वर्किंग कंडीशंस थोड़ी सी डिटीरियोरेट होंगी, थोड़ा सा डिग्रेड होंगी। तो ये भी हुई। तो इस वजह से काफी सारी जो वर्कर्स में एक रिसेंटमेंट आने लगा, ठीक है? एक भावना आने लगी कि भाई हमारा तो शोषण हो रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा हमें काम करवाया जाता है और पैसा कम मिलता है, जो वेजेस है वो कम मिलते हैं। बाकी ये कुछ इन्वेंशन से, एक स्पिनिंग जेनी बहुत ही फेमस इन्वेंशन था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता था। ये एक ब्रिज है, आयरन ब्रिज। वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्रिज
कंस्ट्रक्टेड ऑफ आयरन ओपन इन 1781, तो ये भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक प्रोडक्ट निकला है। वॉट स्टीम इंजन, जेम्स वॉट का स्टीम इंजन था, ये भी एक इन्वेंशन निकला। तो ये कुछ इन्वेंशन थे। उसके बाद जॉन आर कॉमन्स, ये नाम याद रखना है। जॉन आर कॉमन्स को फादर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन भी कई बार बोला जाता है, बिकॉज ही वाज द फर्स्ट एकेडमिक इंडस्ट्रियल रिलेशंस प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट किया था 1920 में यूएस में, ठीक है। तो ये इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स। उसके बाद कुछ मेजर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, ये अप्रोचेस हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस की, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक तो यूनिटरिज्म, प्लूरलिज्म, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, सिस्टम्स अप्रोच, गांधीयन अप्रोच, ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, और एक और हमारे इंडिया में आ जाती है जिसे हम गिरी अप्रोच भी कहते हैं, राइट। तो यूनिटरिज्म क्या है? यूनिटरिज्म, दिस अप्रोच सजेस्ट मैनेजमेंट एंड स्टाफ शेयर कॉमन ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पसेस। तो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पसेस जब शेयर करते हैं तो उसमें तो मतलब कोई कंफ्लिक्ट होगा ही नहीं, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कोई होगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि जो मैनेजमेंट है वो भी अपने वर्कर्स का ख्याल रख रहा है, और जो वर्कर्स हैं उन्हें भी इस चीज का ख्याल है कि भाई जो हमारी कंपनी है उसका हमें भला ही सोचना है। तो लॉयल्टी चाहिए एम्प्लॉइज या वर्कर्स की तरफ से, तो लॉयल्टी चाहिए। उसके एवज में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है उसे एमिकेबली हम सेटल करेंगे। अगर आपको वेजेस ज्यादा चाहिए, ओके, हम करेंगे। आजकल ये जो मॉडर्न जो कंपनीज है उनमें ये चीज आ गई है। इवन आप कह सकते हो बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं या फिर और भी जो कंपनीज है जहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है, जहाँ की जो लेबर या वर्किंग कंडीशन है काफी अच्छी, वहां पे इसका फॉलो होता है। ट्रेड यूनियंस आर व्यू एज अननेसेसरी। भाई ट्रेड यूनियंस की जरूरत ही नहीं है, अगर कोई आपका डिस्प्यूट ही नहीं हो रहा तो ट्रेड यूनियन की क्या जरूरत है। अ स्ट्राइक या कंफ्लिक्ट इज कंसीडर्ड डिस्ट्रक्टिव। अगर स्ट्राइक हो जाती है या कोई कंफ्लिक्ट हो जाता है तो उससे बचा जाता है, क्योंकि अगर ये हो गया तो कोई मैकेनिज्म तो है नहीं, ठीक है, कोई मैकेनिज्म नहीं है इस चीज को ठीक करने का, कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। जो प्रोडक्शन हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाएगा, फिर रेवेन्यूज पे अफेक्ट होगा, प्रॉफिटेबिलिटी पे अफेक्ट होगा। तो इसलिए एम्प्लॉयर्स प्लस एम्प्लॉयज वन हैप्पी फैमिली ये माना जाता है। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है प्लूरलिज्म। ये एक रियलिस्टिक थोड़ा अप्रोच हम मान सकते हैं। टू डोमिनेंट सब ग्रुप्स ऐसे, एक तो मैनेजमेंट होता है और एक ट्रेड यूनियंस होती है। भाई ट्रेड यूनियंस होती हैं वर्कर्स की जो फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, और मैनेजमेंट होता है जो हायर रैंक्ड एम्प्लॉयज होते हैं। मैनेजमेंट में कौन आते हैं, जैसे सीईओ हो गया, एमडी हो गया, या फिर जो टॉप के जो डायरेक्टर्स वगैरह हो गए, ये हमारे मैनेजमेंट में आ जाते हैं। तो ये दो सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं प्लूरलिज्म के अकॉर्डिंग। डिफरेंट सब ग्रुप्स हैव डिफरेंट इंटरेस्ट। ऑब्वियसली मैनेजमेंट का जो इंटरेस्ट होगा वो हमारा अलग होगा, और जो ट्रेड यूनियंस हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके अपने इंटरेस्ट अलग होंगे। मैनेजमेंट चाहेगा कि भाई हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, रेवेन्यूज बढ़े, प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान देगा, ऑब्वियसली तभी तो उनकी सैलरीज आएंगी जितने ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी। अब जो वर्कर्स हैं ऑब्वियसली वो ये चाहेंगे कि भाई हमारा जो कंपनी है, जो बिजनेस है वो चलता रहे, जो कंपनी है चलती रहे, पर हमारा भी ध्यान रखा जाए, हमारी वेलफेयर का ध्यान रखा जाए, हमारी वेजेस अच्छी हो, मिनिमम वेजेस अच्छी हो, हमारी जो वर्किंग कंडीशंस है वो अच्छी हो, सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, हमारी फैमिलीज का ध्यान रखा जाए। तो अब क्योंकि होता क्या है कि दोनों के जो इंटरेस्ट है वो अलग मैच नहीं करते हैं, कभी कभी तो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं जिन्हें कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं। ट्रेड यूनियंस आर कंसीडर्ड एज रिप्रेजेंटेटिव। तो ऐसे में ट्रेड यूनियंस की जरूरत पड़ जाती है। ट्रेड यूनियंस एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होती है जो कि रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वर्कर्स की रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करती है, क्योंकि इसमें वर्कर्स की यूनिटी बन जाती है। कंफ्लिक्ट इज रिजॉल्व थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बार्गेनिंग से आप समझ ही सकते हो, बार्गेनिंग आपने देखा होगा कि आप सब्जी लेने जाते हैं, हमारी मदर्स जो होती हैं वो बार्गेन करती हैं, या हम भी कई बार बार्गेन करते हैं, राइट, ट्रैवल वगैरह करते हो तो कलेक्टिव बार्गेनिंग, दोनों साइड से बार्गेनिंग होती है। कन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व थ्रू नेगोशिएशन, पर्सुएशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसमें भी कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के तरीके हैं। फिर एक मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव आ जाता है, ये थोड़ा रेवोल्यूशनरी टाइप का आ जाता है, थोड़ा फंडामेंटल डिवाइड इसमें कहते हैं। फंडामेंटल डिवाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ
एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स। तो जो अभी हमने प्लूरलिज्म पढ़ा था उसे और थोड़ा रेडिकल ले जाया जाए तो उसमें मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव आ जाता है जो कार्ल मार्क्स ने निकाला था कि भाई इंटरेस्ट तो अलग है ही, इसलिए एक डिवाइड तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और कंफ्लिक्ट इज नेचुरल रिजल्ट, जब आपके इंटरेस्ट अलग अलग हैं तो कंफ्लिक्ट तो होना ही है, ठीक है। क्योंकि जो मैनेजमेंट या जो फाउंडर्स होते हैं, जो कंपनी के मालिक होते हैं, वो कैपिटलिस्ट होते हैं, उन्हें तो पैसे से मतलब है। और जो लेबरर्स होते हैं उन्हें उनके इंटरेस्ट अलग होते हैं, राइट। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स आर व्यूड एज क्लास स्ट्रगल, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स आर व्यूड एज क्लास स्ट्रगल, इस लाइन को आपको याद रखना है। ट्रेड यूनियंस आर नेसेसरी टू ओवरकम एक्सप्लॉयटेशन, तो इसमें माना गया है कि जो ट्रेड यूनियंस हैं वो वर्कर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन या शोषण होता है उसके अगेंस्ट एक ये डिफेंस है जो ट्रेड यूनियंस होती हैं। अगर ट्रेड यूनियंस नहीं होगी, यूनिटी नहीं होगी, तो जो वर्कर्स हैं वो तो शोषण उसका होता ही रहेगा, उसे ढंग की सैलरी नहीं मिलेगी, उसे ढंग की कंडीशंस नहीं मिलेंगी और फैसिलिटी जो भी नहीं मिलेंगी, वर्क आवर्स उसके बहुत ही एब्रप्ट होंगे, तो मतलब वो तो गया। तो एम्प्लॉयर्स वांट टू मेक मोर प्रॉफिट by paying less compensation to workers while workers want more pay and better condition. This leads to industrial conflict. उसके बाद क्या है, कुछ और अप्रोचेस, अभी जो हमने 3 करी थी ये मेन अप्रोचेस थी। उसके बाद जो अप्रोचेस हैं, एक तो सिस्टम्स अप्रोच ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस बाय जॉन डनलप। उसमें क्या कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन इज अ काइंड ऑफ सिस्टम। 3 मेन एक्टर्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। 3 मेन एक्टर्स किसने कहा है? जॉन डनलप की सिस्टम्स अप्रोच ने। एम्प्लॉयर्स, वर्कर्स एंड यूनियंस को उन्होंने एक रखा है और गवर्नमेंट। तो ये 3 पार्टीज या 3 एक्टर्स हैं। देयर इज एन एनवायरनमेंट इन विच एक्टर्स आर प्रेजेंट। द एनवायरनमेंट डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी, मार्केट्स एंड डिवीजन ऑफ पावर और रिसोर्सेज। तो एक तो हो गए आपके एक्टर्स और दूसरा हो गया एनवायरनमेंट, ठीक है। 2 चीजें इन्होंने बताई हैं। उसके बाद गांधीयन अप्रोच हम समझ ही सकते हैं। गांधीयन अप्रोच उन्होंने बोला है जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं शुड बी ह्यूमेन, ठीक है भाई। दोनों साइड्स को समझना चाहिए, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज दोनों को ही समझना चाहिए कि दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो एक तो म्यूचुअल होने चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे से हैं। अगर एम्प्लॉयज काम नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयर्स, भाई कंपनी बंद हो जाएगी, और अगर कंपनी बंद हो गई तो एम्प्लॉयज खाएंगे कहाँ से? जो वर्कर्स हैं खाएंगे कहाँ से? IR शुड बी सोल्यूशन ओरिएंटेड। तो जब भी कुछ भी कंफ्लिक्ट हो या कुछ भी हो तो जो डिस्कशन होने चाहिए या कलेक्टिव बार्गेनिंग होनी चाहिए वो सोल्यूशन की तरफ, उसका जो सेंटर है वो सोल्यूशन की तरफ होना चाहिए, ना कि डिस्प्यूट को और बढ़ाने वाला काम होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, डिस्प्यूट को नहीं बढ़ाना चाहिए, सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। ही वॉज नॉट अगेंस्ट स्ट्राइक्स, स्ट्राइक्स होनी चाहिए। गांधीयन अप्रोच कहती है, गांधी जी के ऊपर है, वो कहते हैं स्ट्राइक करो पर पीसफुल स्ट्राइक करो, एक तो वायलेंस मत करो स्ट्राइक में, ठीक है। और जेन्युइन अगर है स्ट्राइक करना बनता है, क्योंकि उन्होंने खुद ने भी अहमदाबाद में और 1-2 स्ट्राइक्स में पार्टिसिपेट किया था। He said strikes should be done only when there is genuine grievance. Strikes should be non-violent. Disputes should be solved by peaceful negotiations. Okay. Employees should be made co-partners in the progress of ऑर्गेनाइजेशन। तो को पार्टनर्स होने चाहिए। तो अब उस पर बेस वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के बहुत सारे तरीके आ गए हैं जो हम आगे करेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज अप्रोच होती है, एम्प्लॉयज आर ह्यूमन बींग्स, सो आर एम्प्लॉयर, सो द एम्प्लॉयर रिलेशनशिप इज अ ह्यूमन रिलेशनशिप, ये बोलते हैं। द नीड्स ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज आर डिफरेंट। बेसिकली जो नीड्स हैं वो अलग अलग होती हैं, इसलिए कंफ्लिक्ट होते हैं। Employees want good salaries, a better work environment and a sense of belonging. Employers want company to grow and make profit. तो इसलिए दोनों को समझनी चाहिए। जैसे आजकल ये वर्क फ्रॉम होम कोविड के बाद चल रहा है, ये भी एक डिमांड है भाई एम्प्लॉयज की। अगर काम अफेक्ट नहीं हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है इनके बेसिस पर हमारी ये अप्रोच है। इसके बाद साइकोलॉजिकल अप्रोच होती है जिसमें सिंपल और सिमिलर ही है ह्यूमन रिसोर्स की। जो साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट व्यूज होती हैं, क्योंकि उनके गोल्स डिफरेंट है, जो अभी हमने ह्यूमन रिसोर्सेज अप्रोच में जिस पर डिस्कस किया था। ऐसे ही सोशियोलॉजिकल अप्रोच होती है कि इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो मिनी सोसाइटीज की तरह ही होती हैं, राइट। अब उसमें डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं कि मैनेजमेंट हो गया, वर्कर्स हो गए, वर्कर्स में भी बहुत सारे सब ग्रुप्स होते हैं, राइट। सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सबके अलग अलग बेसिकली आप ये कहो कि गोल्स होते हैं।
पीपल हु वर्क देयर हैव डिफरेंट पर्सनैलिटी, सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है, एजुकेशनल फैमिली बैकग्राउंड्स भी अलग अलग होती हैं, तो उनकी नीड्स भी अलग अलग होती हैं। दीज डिफरेंसेस क्रिएट इश्यूज एंड गिव राइट्स टू इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये कुछ अप्रोचेज हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस को देखने के। अब ये जो अप्रोचेज होती हैं मैं आपको बता दूं, ये कुछ थिंकर्स लोग ही निकालते हैं ये अप्रोचेस। ओके, कोई तो सोचता है तभी वो अप्रोच निकल के आती है, जैसे गांधीयन अप्रोच गांधी जी ने निकाली, जॉन डनलप ने निकाली अपनी approach। तो ये जो अप्रोच निकालते हैं ना, ये कहाँ से आती है? ये जो थिंकर होता है वो कहीं से बिलोंग करता है, उसके आसपास का कुछ एनवायरनमेंट होता है जो वो देखता है, ठीक ठीक है, जो वो देखता हुआ आता है, वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट है, कैसा बिजनेस एनवायरनमेंट है, लोग किस तरीके से रह रहे हैं, वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं, किस तरीके का वर्कर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है, राइट। तो उसके बेसिस पे वो अपनी रिसर्च करता है, ऑब्जर्व करता है और अपनी थ्योरी वो निकालता है, अपनी अप्रोच वो निकालता है, उसके सोल्यूशन की भी और उसे देखने की भी। तो इस तरीके से ये अप्रोचेज